नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया, क्या 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद आरएसएस को बदनाम करने की साजिश रची गई थी? मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए एटीएस पर दबाव डाला गया था या फिर हिंदू आतंकवाद पर एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कांग्रेस ने कोशिश की थी? ये चंद सवाल आज इसीलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि मालेगांव केस के एक पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने आज कई बड़े खुलासे किए, जिसके बाद में देश का सियासत का ये कहा जाए कि अब मूड बदल रहा है, सियासत तप रही है। पूर्व एटीएस अधिकारी ने जो दावे किए हैं वो जरा जानिए। पूर्व एटीएस अधिकारी ने दावा किया है कि उन पर मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। उन्हें कहा गया था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, जिसका मकसद भगवा आतंकवाद को स्थापित करना था। महबूब मुजावर ने यह भी कहा है कि मालेगांव केस में मोहन भागवत पर कोई आरोप थे ही नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने आदेश मानने से सीधे सीधे इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें भगवा आतंकवाद एक सियासी एजेंडा लगा। इस पूरे खुलासे के बाद में अब बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में कल ही प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिसके ठीक एक दिन बाद पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ये कबूलनामा करते हुए सामने आए। हालांकि पूर्व एटीएस अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को ना मानने की उन्हें सजा मिली और कांग्रेस की सरकार ने उन्हें काफी परेशान किया। फिलहाल बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हमले तेज कर दिए हैं। क्या कहना है उनका, आइए वो आपको सुनाते हैं। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए, यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, उनसे बदला लिया जाए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। तो आपने संबित पात्रा को सुना, किस तरह से वो इस पूरे मामले में सीधे सीधे घेरते हुए नजर आए हैं। इसीलिए अब पूछता है इंडिया, क्या भगवा आतंकवाद वाली कांग्रेस की साजिश डीकोड हो गई है? सवाल यह भी खड़ा होता है कि मालेगांव में भागवत को फंसाने का प्लान आखिर किसका था? इस पूरे मामले में, मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूर्व एटीएस अधिकारी के दावे में कितना दम है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो अब जरूर खड़े होते हैं क्योंकि 2008 में जिस तरह से ये पूरी वारदात सामने आई, मालेगांव धमाका हुआ, उस वक्त तो मोहन भागवत सरसंघचालक थे भी नहीं। जी हाँ, मोहन भागवत की अगर बात करें तो उस समय जनरल सेक्रेटरी या सर कार्यवाह के पद पर थे। हालांकि कहा जाता है कि आरएसएस जो कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और उस दौरान कहा जाए कि जो जानकार है बताते हैं कि जनरल सेक्रेटरी या सरवाह होते हैं, उनकी भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ऐसे में उस समय के जो सरसंघचालक थे के सुदर्शन थे और सर कार्यवाह के रूप में मोहन भागवत की भूमिका थी। आखिर क्यों ऐसा दबाव बनाया गया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए? आखिर क्या नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई और जो तमाम सबूत पेश किए गए, जिन लोगों को, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थी, उन्हें भी जब आरोपी बनाया गया, 17 सालों के बाद में आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और जब आदेश सुनाया गया तो इस दौरान यह बात स्पष्ट की गई कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए, उनकी कोई भूमिका एस्टैब्लिश करते हुए ऐसे तमाम सबूत ही मौजूद नहीं थे। आखिर बाइक वहां पर किसने रखी, आरडीएक्स कहां से आया, आखिर बम किसने बनाया, ये वो तमाम सवाल रहे
जो अभी भी लोगों के जहन में है। हालांकि क्या बिना आधार पे इन लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिए गए जो उस मालेगांव ब्लास्ट के दौरान शामिल थे, या फिर जब ये पूरा हमला हुआ, जब धमाका हुआ, उनकी मौजूदगी थी? अब जब फैसला आया तो उसके बाद में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो आखिर किस आधार पर एक भगवा आतंकवाद या ये कहा जाए हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव है उसे गढ़ने की कोशिश की गई? क्या ये भी ये कहा जाए कि राजनीति से प्रेरित था? क्या ये भी सीधे सीधे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी? उस समय तत्कालीन जो यूपीए गवर्नमेंट थी, क्या उनकी तरफ से दबाव बनाया गया? क्योंकि जैसे ही ये पूरा धमाका हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, फिर नैरेटिव सेट करते हुए एक अलग परिभाषा दी जाने लगी कि भाई ये जो है हिंदुस्तान में अब भगवा आतंकवाद पैर पसार रहा है। और ये शब्द इस्तेमाल करने वाला कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं था जिसने ऐसी ही बात कह दी। उस समय की चाहे बात तत्कालीन गृह मंत्री की हो, पूर्व मुख्यमंत्री की हो, और जो बड़े मंत्री रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, सचिव पद पर रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ी बातें जो इस दौरान कही गई वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान कर देती हैं। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है उनसे आपको मिलवा देती हूँ, हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस समय बीजेपी प्रवक्ता ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में मौलाना साजिद रशीदी इस समय जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में संजीव उनियाल जी भी जुड़ेंगे, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का मेरे साथ में इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा को लेकर कई अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मैं सबसे पहला सवाल ऋषभ तिवारी जी आप ही से खोलना चाह रही हूँ इस पूरी डिबेट को। आखिर क्या वजह नजर आती है? बड़े खुलासे हुए पूर्व अधिकारी के इस कबूलनामे में। सीधे सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो अभी प्रमुख हैं, उस समय तो सरकारी वाह के पद पर थे, वो टारगेट पर थे। सबसे पहले धन्यवाद इंडिया डेली लाइव का जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। ये सारे वक्तव्य से एक बात तो स्पष्ट होता है कि किस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करना और खास कर उन लीडरशिप को परेशान करना और उनके ऊपर सवाल खड़ा करना जो हिंदुत्व के लिए सकारात्मक रूप से खड़े होते हैं। और बात केवल हिंदुत्व की नहीं है मैडम, बात देश की सनातन संस्कृति की है, इस देश की विरासत की है, इस देश की पहचान की है। उस पे सवाल खड़ा करने का काम किसी ने किया तो पूर्व के सरकार ने किया। आज हम ये नहीं कह रहे हैं, ये वक्तव्य एक मुस्लिम कम्युनिटी का पूर्व अधिकारी कह रहा है, मींस उसके दिल में नफरत नहीं हिंदुत्व के लिए, लेकिन कौन पैदा किया गया था उस समय नफरत, वो दर्शा रहा है, वो बता रहा है किस प्रेशर के तहत उन्होंने संघ प्रमुख के नाम को आगे लाने का काम प्रेशर बिल्ड के द्वारा बनाया जा रहा था। तो ये सीधा तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस का हाथ तुष्टीकरण के साथ, कांग्रेस का हाथ हिंदू विरोधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ देश की संस्कृति को खंड खंड में विभाजित करने के साथ। तो ये जो एक नई उस समय थ्योरी देने की कोशिश की गई थी भगवा आतंकवाद की, हिंदू आतंकवाद की, क्या वो थ्योरी अब ध्वस्त हो चुकी है ऋषभ जी? जी देखिए, भगवा आतंकवाद ये शब्द अपने आप में ही बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भगवा आतंकवाद शब्द से कांग्रेस जिस तरीके की बेनिफिट लेना चाहती थी, आज उस पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है। हम तो शुरू से कहते आए हैं, हिंदुत्व कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, हिंदुत्व के अंदर कभी भी आतंकवादी भावनाएं आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इतिहास देखेंगे, हमने सदैव शांति का परिचय दिया है, हमने सदैव अगर शस्त्र भी उठाए हैं तो आत्मरक्षा के लिए और धर्म के लिए उठाए हैं। और हमारा धर्म कतई ये नहीं कहता कि किसी बेगुनाह को मारो और कोई किसी धर्म के नाम पर कहीं पे जाके आतंकवादी गतिविधियां करो। तो ये आतंकवादी मानसिकता किसी की है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत अहम हो जाता है, और मेरे बाकी साथी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। विजय कौशिक जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में है, संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से विजय कौशिक जी एक बड़ी बात कही, रशीदी जी तो हमारे साथ चर्चा में है ही, मैं उनका जिक्र कर चुकी हूँ पहले, विजय कौशिक जी, लेकिन उस समय एक भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी पेश की गई, और अब जो पूर्व एटीएस अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बात कही गई वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर दबाव था, उन्हें दबाव था मोहन भागवत को अरेस्ट करने का, और ऐसे ही कई और लोगों के भी उनकी तरफ से नाम लिए गए, उन पर भी दबाव था जो अब कल बरी किए जा चुके हैं।
आखिर ऐसी क्या जरूरत देखिए, पड़ गई? क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी? देखिए नैरेटिव हम नहीं, भाजपा सेट करने की कोशिश में लगी हुई है, पहली हम्म, बात। दूसरी बात यह है, साध्वी प्रज्ञा भाजपा की सांसद रही है, तो भाजपा के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कितना जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं। तीसरी बात यह है कि मान लीजिए कांग्रेस सरकार के समय में एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, तो जब भाजपा की सरकार आई तो सरकार को वो झूठा केस वापस ले लेना चाहिए था। हम्म, तो भाजपा की सरकारों ने इस कथित झूठे केस को वापस क्यों नहीं लिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस एटीएस अधिकारी ने ये खुलासा किया है उस पर तुरंत भाजपा की सरकार ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? हम्म, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जिन जांच एजेंसियों ने ये मुकदमे दर्ज किए थे, झूठे मुकदमे, कथित रूप से फर्जी जांच बनाई और फर्जी सबूतों के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जिसमें कथित रूप से मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने की साजिश थी, तो इसमें सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप ये मान और रहे हैं ना इन कि लोगों को साजिश थी? आप ये कह रहे हैं ना? हम ये कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अगर किसी पूर्व अफसर ने कहा है कि साजिश थी, तो मौजूदा सरकार का फर्ज बनता है वो मुकदमा दर्ज करे और गिरफ्तार करे उन लोगों को जो इस साजिश में शामिल थे, अगर ये साजिश थी। और अगर केवल भाजपा राजनीति कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बयान है ये भाजपा के कहने पर उस पूर्व एटीएस अधिकारी ने दिया है, वरना तो सांच को आंच नहीं होती। विजय बड़ी सीधी सी बात है। कौशिक जी, मैं आपको यहाँ पर जरा दुरुस्त करूं, जो पूर्व एटीएस अधिकारी हैं उन्होंने कोई यहाँ पर या मीडिया के सामने आज की बात नहीं कही है। उन्होंने बाकायदा एनआईए कोर्ट में ये तथ्य पेश किए, उन्होंने बाकायदा एनआईए कोर्ट में ये बातें कही हैं। ये किसी मीडिया के सामने, किसी एक व्यक्ति के सामने दिया हुआ बयान नहीं है। और आप इस मामले को शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं सर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या फिर अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए अगर इस तरह का ये निर्णय या नैरेटिव पेश करने की बात की गई तो एक्सपोज हो गए हैं आप बात ही नहीं समझने की कोशिश कर रही। सीधी सी बात ही है, मान लीजिए उस अफसर को बीजेपी वालों ने लालच दिया और उसने ये बयान कोर्ट में दे दिए, कौन सी बड़ी बात हो गई? और हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार का फर्ज क्या है कि अगर ये खुलासा एनआईए के कोर्ट में पूर्व अफसर ने किया है तो सरकार उसके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करे। और जो लोग दोषी हैं, अगर हमारी कांग्रेस के लोग भी इसमें दोषी है तो आप उन्हें गिरफ्तार करें। हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। ठीक है, मैं ऋषभ जी से भी ये सवाल करती हूँ, क्या अभी एक्शन लिया जाएगा? अन्य पैनलिस्ट का मैं रुख करूं, लेकिन उसके पहले विजय कौशिक जी, लेकिन उस समय जिस तरह से नैरेटिव पेश किया गया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आपकी चाहे बात दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, क्या वो अब माफी मांगेंगे क्या? या कांग्रेस के जो तमाम शीर्ष नेता हैं क्या उन्हें मजबूर करेंगे माफी मांगने के लिए? मेरी बात सुनिए, सरकार में जो अफसर इस मामले को देख रहे थे उन्होंने ही सरकार को बताया कि एक ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ लोग हिंदुओं के अंदर एक भावना का उबाल लाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और तो इसीलिए आपने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए के कहने पर या फिर कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आपने कितनी बड़ी आबादी, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए उन्हें भगवा आतंकवाद के आपने श्रेणी में डाल दिया। आप मेरी बात सुनिए, जिस व्यक्ति ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी वो अफसर बाद में भाजपा के नेता बने और भाजपा में कई अहम पदों पर रहे। आप उनकी डिटेल गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी टुच्ची राजनीति नहीं करते। बयान जो है हमने, अगर आप चाहे तो बयान भी मैं सुना दूंगी राजनीति करने की जो बात कह रहे हैं, चाहे बात सुशील कुमार शिंदे हो, दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम जैसे। और ऋषभ जी बड़ी बात विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि अब अगर ये बात कही गई है तो क्या जांच या फिर क्या शिकायत की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? फिर मैं अन्य पैनलिस्ट का रुख करती हूँ सर, 30 सेकेंड्स में जवाब। कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता जो है बोल तो चले गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने लालच देके बयान दिलवाया। आपको कबूतर के माध्यम से चिट्ठी लेकर भेजा था, कान में आकर बोला था कि भाजपा ने मुझे लालच दिया है। मतलब कैसी बात कर रहे हैं बिना सिर पैर का? मतलब बोलना है तो कुछ भी बोलेंगे। इनकी दशा यही रह गई है अब कि इनको अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर बोल दें अभी सूरज है तो ये कह देंगे नहीं 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 अभी चांद निकला है, बस विरोध करना है। अगर लालच की बात थी, आपने कितने में लालच देके केस करवाया था? आपने कितने में लालच देके भगवा आतंकवाद कहलवाया था? आपने कितने में लालच देके आपातकाल लगवाया था अधिकारियों को बोलकर? शर्म आती नहीं है टीवी पे
आकर कुछ भी उल्टा बोलते हैं। अरे शर्म कर लीजिए थोड़ा, अपने नेताओं को बोलिए इस्तीफा दें पहले और देखिए बीच में नहीं बोला था कौशिक जी, आपके बीच में सुनने की क्षमता रखिए। जनता तो आपको सुनती नहीं है, कम से कम यहां सुनने की क्षमता रखिए आप। और आपके बीच में नहीं बोला हूं। पॉइंट 1 में स्पष्ट कहता हूं, इन लोगों की बातों में अभी तक ये निकल कर नहीं आ रहा है कि लोग माफी मांगेंगे नहीं। पहले कहते थे जांच एजेंसी मिली हुई है, अब कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रेशर देके लालच देके बुलवाया गया, फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अगर आपके समय था तो आप केस वापस क्यों नहीं लिए। भैया 2006 की घटना है, 2013 में जाके वो चार्जशीट फाइल होती है, 8 साल आप सरकार में रहते हैं, आपके समय सब कुछ प्रक्रिया होती है, आपने कितने में खरीदा था अधिकारी को। इनकी नीति नियत रह गई है केवल अपने जांच कार्य प्रणाली पे, संविधान पे, अपने कार्यशैली पे सवाल उठाना, जो देश के लोकतंत्र पे धब्बा बनने का काम कांग्रेस शुरू से करते आई है। अभी भी यही सुधरेंगे तो आजीवन ये ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, जनता इनको नहीं सुनने वाली। मौलाना साजिद रशीदी, अब पहले एक अलग नैरेटिव पेश किया गया, अब कोर्ट से सभी बरी किए जा चुके हैं, आखिर क्या कहेंगे आप? आखिर क्या ये लगता है कि सिर्फ अब हिंदू मुस्लिम या ये एक नैरेटिव पेश करने के माध्यम से एक अलग सिर्फ वोटों की राजनीति या उसी तरह का ही एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आई? वोटों की राजनीति के लिए एक नया नैरेटिव पेश किया गया था। साजिद रशीदी, इस बात पर साबित आता है कि वोटों की राजनीति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे इस्लामिक आतंकवाद हो या भगवा आतंकवाद हो, ये वोटों की राजनीति है। नहीं तो धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप किसी नाहक आदमी की जान ले लो जाकर, आप सुसाइड बम्बर बन जाओ और जाके फट जाओ और किसी को भी जाके मार दो। कोई भी धर्म नहीं कहता। धर्म सब अच्छे हैं। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं, उससे धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। जिन सियासी लोगों ने ये धार्मिक नारे लगाए, इस्लामिक आतंकवाद, धार्मिक भगवा आतंकवाद, ये सब कहीं ना कहीं सियासत की और वोट बैंक की राजनीति है। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में मुसलमान बच्चे आज भी 15 साल बाद, 20 साल बाद, एक लड़का 35 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, 35 साल के बाद। और अभी आपको याद होगा मुंबई लोकल ट्रेन बम हादसे में 12 लोग 19 साल के बाद उनको मुंबई हाईकोर्ट ने बरी किया। 19 साल के बाद सारी जिंदगी आपने तबाह कर दी जेल में रख के, ये कहकर के ये आतंकवादी हैं, और फिर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। ना सरकार उनको कोई कंपनसेशन देती है, ना कोई इज्जत का सर्टिफिकेट मिलता है। उनकी, उनके घर वालों की, उनके मिलने वालों की, उनके यार दोस्तों की, सबकी जिंदगी खराब हो जाती है। कोई उनसे मिलना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता, उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। उनकी जिंदगी बिल्कुल कैदी जैसी जिंदगी हो जाती है जो उनके घर वाले होते हैं। तो ये सरकारी षड्यंत्र है टाडा और कोटा के नाम पे, जो कानून खत्म भी हो चुका। आज भी बहुत सारे मुसलमान बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं कांग्रेस के जमाने से। तो ये मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने जो, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने से, बल्कि कांग्रेस तो हमेशा कहा जाता है अल्पसंख्यक वोट बैंक तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। यही तो दिक्कत है कि कांग्रेस ने हमेशा हमारा वोट लिया, हमें साथ में रखा और ये कहा कि हम आपकी पार्टी हैं, और मुसलमान को भी लगा कि ये हमारी पार्टी है। लेकिन जितना नुकसान कांग्रेस ने मुसलमान को दिया है, मैं समझता हूं किसी ने नहीं दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो इनके जमाने में आई, खुद कहती है कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। मुसलमान को के उत्थान के लिए क्या किया कांग्रेस ने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे धूल जम गई, लेकिन मुसलमान के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ नाम लेते हैं मुसलमानों का, वोट लेते हैं मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए बड़ी बात कह रहे हैं साजिद रशीदी जी। मैं सौरभ जी या फिर संजीव जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले विजय कौशिक जी, जो आपका कोर वोट बैंक जिसे आप मानते हैं, नाराजगी है भाई, बहुत बड़ी बात, गंभीर बात कही है आपके कोर वोट बैंक की तरफ से। ये सब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, और हिंदू हो या मुसलमान। अब अगर हम इन इस्लाम के ठेकेदारों की बात समझें तो इनका कहना ये है कि ये जो कांग्रेस सरकार के समय में जितने भी मुस्लिम आतंकी पकड़े गए थे वो झूठे फंसाए गए, और भाजपा कह रही है कि जितने भी हिंदू पकड़े गए किसी घटना में, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा वगैरह, तो ये झूठे फंसाए गए। जब सब झूठे फंसाए जा रहे हैं
मुसलमान भी झूठे फंसाए जा रहे हैं। तो तुष्टीकरण किसका कर दिया, कैसे कर दिया? विजय कांग्रेस कौशिक जी, पार्टी जिन्हें ने, आप इस्लाम के ये मेरी ठेकेदार समझ कह से रहे हैं, बाहर वो है। तो आपका मेन कोर वोट बैंक है ना भाई। नहीं, वो नहीं, उनकी नहीं, ये जो नाराजगी क्या रशीदी जी यही बैठे नाराजगी हैं, है सुनो क्या? ना, आप जिन्हें अपना ये वोट जो बैंक रशीदी मानते जी रहे, बैठे आपको हैं, लग रहा है ये क्या वही इस्लाम के नाराजगी ठेकेदार आपको बन भी रहे भारी पड़ हैं। गई है? जी। देखो, हमारे लिए, सुनिए मेरी बात, जांच एजेंसियों को कांग्रेस सरकार के समय में पूरी छूट थी। वो अपने स्तर पर काम करते थे। कांग्रेस का कोई दबाव या प्रेशर किसी पर नहीं था। अगर हमारा दबाव या प्रेशर होता तो गुजरात को जलाने के लिए मोदी जी को हम जेल में कर चुके होते, जेल में बंद होते मोदी जी। आपको याद हो तो सोनिया गांधी जी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई राजनीतिक रंजिश नहीं निकाली मोदी जी से, वरना उनके खिलाफ सीबीआई जांच बिठाकर इस दंगों को उन्हें अंदर करा क्या सकती थी इसी कांग्रेस। तरह से करते जैसा कि अभी किसी को नैरेटिव दुश्मनी पे, नहीं थी। जैसा अभी जो पूर्व एटीएस अधिकारी उन्होंने कहा, जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने की बात कही थी, क्या ऐसे ही आप मोदी जी के लिए भी बात कर रहे हैं? ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? मोदी जी के लिए तो अमेरिका ने भी दरवाजे बंद कर दिए थे कि भी सबसे बड़ा अपराधी ऋषभ। है। इन्होंने कहा कि मौत का सौदागर और हम कोई रंजिश नहीं निकाले। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी कभी पढ़े लिख के डिबेट में आती नहीं है। इनको पता नहीं है कि 4 से 5 बार से ज्यादा एसआईटी के द्वारा उनको क्लीन चिट मिला है। कई बार उनको एजेंसियां बुलाई हैं, पूछताछ की है बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन हम कोई ड्रामा नहीं किए बुलाने पे कि काला पट्टी लगा के भाजपा कार्यकर्ताओं को रोड पे निकाल दिए हो और लगे ढोल पीट बताने की युवराज को बुलाया जा रहा है। क्योंकि हम सेवक के रूप में काम करते आए थे, अपने जांच एजेंसियों का सहयोग किए और वहां से क्लीन चिट लेकर निकले। आपके तरह कोई घमंड में नहीं चूर होते। पढ़ के डिबेट में आया कीजिए, नहीं पढ़ के आते हैं तो कम से कम लोगों से सीख लीजिए। और बिल्कुल वही पढ़ते हैं जो आपके नेता आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं कि जाओ और झूठ बोलो, झूठ बोल के आ जाओ। झूठ मत बोलिए, पढ़ के आइए। कितनी बार नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है, जाकर बकायदा उनके हेडक्वार्टर में। इसलिए बोलता हूं कांग्रेस पार्टी केवल गुमराह करने की राजनीति करती है। इनके मुंह से एक बार तो नहीं निकलता था जब आतंकवादी का धर्म मुसलमान होता था, इस्लामिक आतंकवाद, लेकिन भगवा आतंकवाद मुंह से जरूर निकल गया। इसलिए तुष्टीकरण की जननी कांग्रेस कहलाती। बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति जो लगातार देखने को मिली है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ में अब शेखर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सौरभ जी और संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ में लगातार हैं। लेकिन संजीव उनियाल जी, जैसा उस समय का एक नैरेटिव, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब पूर्व एटीएस अधिकारी कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर दबाव डाला गया था कि मोहन भागवत को जाकर अरेस्ट करो। उस समय तो सरसंघ चालक भी नहीं थे, सरकारी वाह थे, हालांकि बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ी और जिम्मेदारी वाला पद वो माना जाता है। आखिर क्यों टारगेट करना चाह रहे थे उस समय मोहन भागवत को? आखिर क्या उस समय का नैरेटिव था? मुझे लगता है कि जो कल का दिन था वो बहुत ऐतिहासिक दिन था। 17 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, बहुत सारे टॉर्चर्स के बाद, मैं एविडेंशियल कोर्ट्स में रहता हूं, क्रॉस एग्जामिनेशंस में रहता हूं, क्रिमिनल कोर्ट्स में रहता हूं, पर साथ के साथ एक्यूज्ड पर्संस को 17 साल की क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, तो ये बताया अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सारा कुछ किया उनके मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ता है। और भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को आतंकवादी वाले कटघरे में खड़ा कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, बहुत खतरनाक काम था। 100 करोड़ लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नहीं, ये 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक तरह से कलंक का टीका लगा दिया था उनके ऊपर, जिसको कि कोर्ट ने अपने 17 साल के ट्रायल के बाद एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इसको बिल्कुल मिटा दिया और दोबारा से भगवा तिलक जो है आज हिंदुओं के माथे पर पुनः लग गया। सर, लेकिन मैं ये तो सिर्फ आपको 5-6 बातें बताना चाहता हूं। सर, ये तो लेकिन एक तरह से एक्सपोज किया ना, जिस तरह से बरी किया कोर्ट ने। ये कहा कि जो तमाम आरोप लगाए गए उनके कोई आधार नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे। फिर अब ऐसे में पूर्व एटीएस अधिकारी जब आकर अगर ये बताते हैं कि भाई उनके ऊपर तो दबाव था कि सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर नहीं, एक और जो हमेशा हिंदुत्व की बात कहते हैं, उस आरएसएस संघ से निकालो व्यक्ति को, मोहन भागवत को सीधे गिरफ्तार करो। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था, इसी बात से वो कोरिलेट होता है।
7 या 8 चीजें जज साहब ने अपनी जो शॉर्ट जो है, मैं जजमेंट आज भी पढ़ रहा था, जो उन्होंने 7-8 चीजें बताई। बड़ी हैरानी की बात है, जिस बाइक की बात ये करती है, प्रज्ञा ठाकुर जी के पास जो बाइक थी, जो बाइक इनको मिली, वो बाइक का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर 1921 प्रज्ञा ठाकुर जी का था, वो बेच चुकी थी। पर जिस बाइक को इन्होंने पकड़ा, फ्रीडम LML थी, उसमें चेसी नंबर, इंजन नंबर अलग थे, और एक उसमें टेम्पर भी किया गया था। उसको किसने किया वो? दूसरी बात, RDX जिन्होंने कहा कर्नल पुरोहित के यहां से मिला, जज साहब ने कहा RDX कर्नल पुरोहित के यहां से नहीं मिला, कोई शेल नहीं मिला, और फॉरेंसिक रिपोर्ट को मिलावटी तरीके से फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। ये मैं हैरान हो जाता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मकोआ और UAPA दोनों चले साथ साथ, और मकोआ के लिए 2 चार्जशीट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनिवार्यता है। तो 2003 की 2008 का केस था, 2003 में दूसरी चार्जशीट पैदा की गई, जिसको कि जब NIA कोर्ट आया तो उसने किनारे कर दिया कि नहीं, मकोआ तो बनता ही नहीं है, क्योंकि 2003 का मामला 2008 के बाद का होना चाहिए। तो मैं आपको लॉ पॉइंट पे 2-4 ऐसी बातें बता रहा हूं जो बीइंग एन एडवोकेट बहुत अचंभा करती हैं, जो बेसिक्स है, FIR के बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, स्थान क्या है, किसके साथ एलिमेंट था, किसका था, कहां पर मिला, वो कोई कोरिलेट नहीं होता दूर दूर तक। और शीर्ष नेता कांग्रेस के भगवा आतंकवाद, और एक और आज तो जो घटना आप जिसकी बात कर रही हैं, कितनी खतरनाक बात है। एक मुस्लिम को चुना गया कि भाई ये तो RSS के अगेंस्ट होगा, और RSS के जो सर कार्यवाह हैं, जो कि सरसंघ चालक हैं आजकल, उनको जो है किसी भी तरह उठाने का प्रबंध करो। 3 नाम और दिए गए। उस व्यक्ति ने जब मना कर दिया तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए, जो केसेस 10 साल तक चलते रहे। तो आज उन्होंने बताया कि मैं आज बहुत खुश हूं कि कम से कम वो 7 लोग जो है बरी हुए। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान मैं शेखर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले संजीव जी, एक सवाल लोगों के मन में जो बार बार सवाल खड़े होते हैं, अभी हमने देखा मुंबई ट्रेन मामले में, उस पूरे मामले में भी, उस पूरी घटना में भी जो आरोपी थे वो बरी हुए। लंबा वक्त, 19 सालों का वक्त। अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक लंबी जिरा हुई, उसके बाद में 17 सालों के बाद में बरी किया गया। तो ये एक लंबी जो पूरी प्रक्रिया है वो भी बहुत सवाल जरूर इसीलिए लोगों के मन में ला देती है, क्योंकि कई बार जो आरोपी बनाए जाते हैं वो अपने बयान से मुकर जाते हैं। कुछ जो उस समय की जो सिचुएशन है वो बहुत इतर हो जाती है, बहुत एक लंबा वक्त होता है। फिर सवाल खड़ा होता है कि अगर इन्होंने नहीं किया तो आखिर मालेगांव ब्लास्ट किया किसने? ये मालेगांव किसने किया, मैं 3 बातों के, आपकी तीनों बातों का सम्मिश्रित आंसर देता हूं कि मालेगांव अगर ये लोग नहीं थे कल्प्रिट, तो इतना बड़ा वैक्यूम किसका था? क्या वो शिंदे है? क्या वो चिदम्बरम है? क्या वो कांग्रेस है? क्या वो सोनिया गांधी है? पर ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, IPC में सेक्शन 191 और सेक्शन 193, 2 सेक्शन परजुरी में गलत एफिडेविट और किसी को फैब्रिकेट करने के लिए उनके अगेंस्ट लगाए जाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि समय आ गया है, ये पुरानी वाले भारतवर्ष नहीं है। अब उनको आज कोर्ट के जरिए से दोबारा से 191, 193 में कल्प्रिट बना के किसने किया, वो लोग थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, 7 साल की सजा दिलवाई जा सकती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम आतंकवाद, ऐसा कोई बैनर कभी भी किसी ने नहीं लगाया, कभी भी, परंतु यहाँ हिंदू आतंकवाद ये बहुत बड़ा बैनर था। तो 2 केसेस जो आपने बताया उनमें डिफरेंस था। और भारतीय जनता पार्टी के भगवा कलर की साध्वी, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है भगवा रंग के लिए हमारे लिए क्या प्रतिमा है, यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का प्रवेश है, त्याग और शुचिता का देता, सबको शुभ संदेश है। इस तरह का हमें लगातार त्याग और शुचिता का संदेश देने वाले भगवा को, उस साध्वी को जो सब कुछ त्याग करके आ गई, उसको आपने टॉर्चर किया, उसके नाखून दबाए, और किस किस तरह के टॉर्चर आपने किए। आज वो जो है व्हील चेयर पर घूमती थी, उन 17 सालों को कौन देगा वापिस? तो एक बहुत बड़ा तबका इस हिंदू धर्म के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और लोग पहचानते हैं। अब देखिए वो मीडिया में आकर भी क्या बोलते हैं, अब देखिए कहीं से बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं, कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई सब्जेक्ट में नहीं रहते। तो जैसा नेता होता है वैसी प्रजा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल जी ऐसे हैं, उनको बातें समझ नहीं आती हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ऐसी कौशिक जी भी है, कौशिक जी तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो इन बातों को कोरिलेट ना किया जाए।
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद में सवाल कई खड़े हुए। विजय कौशिक जी, बार बार उस समय की तत्कालीन सरकारों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो जांच एजेंसीज हैं उन पर दबाव बनाया था, और सिर्फ अभी पूर्व ATS अधिकारी महबूब जवार नहीं बल्कि ये भी कहा गया था कि जो उस समय की और भी अधिकारी थे उन्होंने आज खुद, अब बातें धीरे धीरे सामने आ रही कि कहा गया कि इस पूरे केस को और लंबा खींचना है। ऐसी क्या नैरेटिव, ऐसी क्या दिक्कत थी, क्या उस समय जांच एजेंसीज पर दबाव बनाना पड़ा? ये कह रहे थे कि मोदी जी के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे और वो उनसे बरी हो गए। अगर सरकार ने साजिश रची होती तो क्या वो बरी हो जाते? कभी नहीं बरी होते। हमारी सरकार के समय में हम किसी से कोई दुश्मनी ना रखते थे, ना हम निकालते थे। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि भी अगर हिंदुओं के नाम पर हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है तो फिर जो मुस्लिम गिरफ्तार हुए थे आतंकी घटनाओं में और जो बरी हो गए हैं, क्या उनके बारे में भी कांग्रेस को दोषी ठहराया जाएगा? विजय जी, अच्छा, अगर ये आरोपी, अगर जो आरोपी थे वो बरी हो गए तो फिर ये कहा जाए कि उस समय जिन्हें हिंदू आतंकवाद कहा गया था, क्या अब उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने जो गलत नैरेटिव पेश किया था, या तो आपको कोर्ट की जजमेंट पे आपको भरोसा नहीं है, या तो आपके नेताओं की बात को आप अलग तरह से दरकिनार कर रहे हैं? बात तो सुनिए, बात इसमें हमारी पार्टी के नेता दोषी नहीं है, इसमें जांच अधिकारी दोषी है। अगर उन्होंने गलत जांच की किसी दबाव में तो मोदी सरकार का फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उन लोगों को जेलों में डाले। जिन्होंने अगर हमारी सरकार के दबाव में कोई गलत काम किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। ऋषभ जी को भी भाई, जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो वो भी तो कोर्ट में आएगा। कोर्ट में आएगा तो जज देखेगा कि हाँ भाई कांग्रेस के खिलाफ क्या सबूत है, क्या नहीं। लेकिन विजय जी, क्या ये विश्वासघात नहीं है? विश्वासघात नहीं है, आप ये बताइए। सुनिए, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ उस समय या तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई जो जजमेंट आया या तो वो सही नहीं है, दूसरी बात ये, जिस तरह से भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की परिभाषा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और ऐसे तमाम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनकी तरफ से कहे गए, उसके लिए भी जांच एजेंसी दोषी क्या वो दोषी नहीं है? उन्होंने भावनाओं को आहत किया लोगों की, उन्होंने झूठे मामले को लेकर एक अलग प्रोपेगेंडा तैयार किया। मेरी बात सुनिए ना, हमें अगर मालूम होता कि झूठा मुकदमा है तो हम दर्ज ही क्यों होने देते? ये तो अफसरों ने भाई, अधिकारी तो कह रहे जबरदस्ती दबाव बनाया गया। शेखर कुमार जी भी हमारे साथ में है। शेखर कुमार जी, जो अब ये कहा जा रहा है कि भाई अधिकारियों के ऊपर दबाव था, अधिकारियों ने किया क्यों? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भगवा आतंकवाद की परिभाषा गणित की थी वो थ्योरी पूरी तरह से अब फेल हो गई है। दूसरी बात ये कि उस समय बिना आधार पे आपने दोषी तो बना दिया, दूसरी बात आपने पूरे ये कहा जाए हिंदुत्व को सीधे सीधे कटघरे में खड़े करके हिंदू आतंकवाद की एक परिभाषा गणित कर दी। कहना चाहिए जब आतंकवाद की बात होती है और धार्मिक आतंकवाद की, तो इस्लामिक आतंकवाद की बात होती है तो वो मुसलमान के लिए नहीं होती, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब भगवा आतंकवाद की बात होती है तो हिंदुओं की बात नहीं होती, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद करने वालों की बात होती है। इस आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसको प्रज्ञा ठाकुर देशभक्त बताती है। ये वही प्रज्ञा ठाकुर हैं तथ्यों के साथ बयान बताते हैं जी, जिन्होंने आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन आप तथ्यों के साथ में किसी व्यक्ति को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। वो आप अपनी निजी राय आप जरूर रख सकते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि ये पूरा मुकदमा था क्या। इस मुकदमे का नाम था स्टेट वर्सेस प्रज्ञा ठाकुर। जब भी एक क्रिमिनल मुकदमा होता है तो प्रज्ञा ठाकुर को उसके वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, और स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? सरकारी वकील। उस स्टेट का मुखिया आज कहता है कि ये धर्म के नाम पे इस तरीके से गलत हो रहा था, आज इंसाफ हुआ। जब मुखिया का ही बनबो है तो उसका सरकारी वकील कैसे स्टेट से अपने स्टैंड अलग लेगा? तो यहाँ तो दोनों तरफ से वकील जब एक ही हो गए थे तो कोर्ट ने कोई बाइज्जत बरी नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ संदेहों के आधार पे, और वो जो संदेह जो सामने आए हैं वो संदेह क्रिएट किए गए। दूसरी बात,
ये भगवा आतंकवाद की जब बात हो रही थी तो अखलाक को किसने मारा? जो धर्म के नाम पे मारा गया। तो अगर एक अधिकारी कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर दबाव था कि उन्हें मोहन भागवत को अरेस्ट करना है, उन्होंने जब इनकार कर दिया कि भाई मैं झूठा किसी को नहीं फंसाऊंगा, तो बोलते मुझे तो पूरे मेरी जो जिंदगी है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, मेरी पूरी सर्विस पर इम्पैक्ट पड़ा है, मुझे परेशान किया गया। जब ये बयान इन्होंने दिया तो इसके बारे में कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहां किसकी सरकार है? अगर इनके आरोपों में कोई सच्चाई थी, ये सस्पेंड रहे, तो वहां पे राज्य में किसकी सरकार है? क्यों इंसाफ नहीं दिलाया? केंद्र में किसकी सरकार है? क्यों इंसाफ नहीं दिलाया? आज मुकदमा जब रिजल्ट आ गया उसका, वहां न्यायालय ने कह दिया, तब इस तरीके के बयान इनके सामने आ रहे। और ऐसे ही एक वकील ने भी कहा था, उसने तो केस चलते हुए कहा था कि मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि इस मुकदमे में प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोगों पर हल्का हाथ रखो। तो उसने तो कोई कार्रवाई नहीं दी, तो उस वकील को छोड़ना पड़ा, उस वकील को मुकदमे से हटा दिया गया। तो मसला ये है कि इस भगवा आतंकवाद वाली बात में सिर्फ जो धर्म के नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, और वो लोग हैं इस देश में। नहीं संजीव जी, 1948 में भी थे और वो आज भी हैं। आज उसी दिन सुबोध कुमार सिंह की जो यूपी में इंस्पेक्टर मारा गया था गौ हत्या को लेकर, शेखर जी अभी कुछ देर पहले संजीव उनियाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप देखिए कि कई चीजें जो होती है कुछ प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, मुझे नहीं पता आखिर कोई क्या कहता है, ऋषभ मैं आ रही हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सीधे सीधे मोहन भागवत को टारगेट करना, उसका उद्देश्य था आरएसएस को टारगेट करना। आरएसएस यानी कि जो हिंदुत्व की बात कहता रहा है, सीधे उसका एक बहुत बड़ा ये कहा जाए कि लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं विचारधारा, वो भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करता रहा। क्या ये एक सीधे सीधे उद्देश्य था? आप मेरी बात में भले हंस रहे हो शेखर जी, लेकिन ऋषभ भी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत ही दुर्भाग्य है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे सोच को जो इस हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व को के नाम पे आतंकवाद के नाम को थोपने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के मुंह में उस समय फेविकॉल लग जाता है। आज तक इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं कहो भाई? कहीं को हिंदू आतंकवाद कहते हो? इतनी जहर है। ऐसे लोग को कहता हूं कि पेन के माध्यम से ये लोग खून लिखने का काम करते हैं, और इन लोगों की टोली जो है बिल्कुल अब छोटी रह गई है और ये विलुप्त हो जाएंगे। और 10 साल सरकार चलने दीजिए, नामो निशान मिट जाएगा ऐसे गंदे सोच वाले लोगों का, क्योंकि देश इन सोच से कहीं ऊपर उठ चुका है। बीच में नहीं बोला हूं, शांत रहिए आप, बीच में नहीं बोला हूं। यहां नहीं चलेगा आपका ये तुष्टीकरण का आइडियोलॉजी, यहाँ पे नहीं चलने वाला। ये देश राष्ट्रवाद की नीतियों से चलता है। अक्सर मानी चाहिए शेखर जी, एक हिंदू होकर हिंदू आतंकवाद, हिम्मत है बोलने का इस्लामिक आतंकवाद, हिम्मत है बोलने का इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट ने नहीं बोला आज तक, इसलिए आप जैसे लोग नहीं बोल पाएंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं, एक मासूम का जिंदगी आप लोगों ने खराब कर दिया केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए लड़ती थी, केवल इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के विचार को बढ़ाती थी, केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व से नफरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है हिंदू इसलिए शहीद की हत्या में कहते थे साफ क्यों से करा। आपके बीच में नहीं बोला, ना बोले, आपके बीच में नहीं बोला। अर्बन नक्सल लोग चुप हो जाओ, अर्बन नक्सलिज्म यहाँ नहीं चलेगा, अर्बन नक्सलिज्म यहाँ नहीं चलेगा, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। ये देश में हिंदू आतंकवाद नहीं है। शेखर देश में लोग अर्बन नक्सल। शेखर जी आपने बात कही, ऋषभ जी सुन रहे थे, अब ऋषभ जी की भी बात सुन लीजिए जरा एक एक करके। देखिए इन लोगों के साथ समस्या क्या है मैडम, इन लोगों के साथ समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन लोगों के पक्ष में कोई डिसीजन दे दे तो संविधान खतरे में नहीं होता है, और जैसे इनके विपरीत कोई डिसीजन आ जाए तो सब कुछ बिका हुआ होता है। इवन आप भी, मीडिया भी बिकी हुई होती है। लेकिन उनको 1975 याद नहीं है कि आपातकाल कौन लगाया था। इंदिरा गांधी ने मीडिया से लेकर हर चीज का अधिकार छीन लिया था। उस समय कहां थे जनाब? बोलिए कांग्रेस ने इमरजेंसी आतंकवाद को पैदा किया था? बोलिए कांग्रेस ने ब्यूरोक्रेसी आतंकवाद को पैदा किया था? बोलिए कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को तार करके एक नए परिभाषा के वो सत्ता सुख के लिए रखी थी? नहीं बोलेंगे जनाब। बंगाल में दिक्कत नहीं है, केरल में दिक्कत नहीं है, 1975 आपातकाल से दिक्कत नहीं है। आप लोगों की संख्या बहुत छोटी रह गई है। चिल्लाते रहिए, उछलते रहिए और इसी तरह कोसते रहिए। रोजी रोटी ये चलाते रहिए। देश नहीं है।
ये ये नाथुराम आप जैसे समर्थकों लोगों का से देश नहीं है। चलता। आप ये जैसे लोगों के लायक ये देश नहीं है। जाइए जाके कोई और देश ढूंढ लीजिए। यहाँ ये रहोगे मुस्लिम तो लीग के हिंदू साथ सरकार बनाने वाले आतंकवाद जैसे शब्द को हिंदुत्व नहीं वालों बोलने को दिया जाएगा। यहाँ रहोगे तो सनातन संस्कृति को अपना के सम्मान को अपनाना पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो हिंदू आतंकवाद नहीं कहा अरे जाएगा। ये सनातन के लिए स्पष्ट है। करा क्या है आपने? सनातन के लिए आपने करा क्या है? आप तो अरे आपसे ज्यादा और पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सनातन संस्कृति के लिए लड़ा है। और इससे पहले इससे आप कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे कांग्रेस पार्टी हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हमने काशी विश्वविद्यालय बनाए, हमने नर्मदा कॉरिडोर बनाया, हमने केदारनाथ डेवलपमेंट मॉडल लेकर आए। हम वो हर काम करते आ रहे हैं जो देश के सनातन संस्कृति से जुड़ा हो और चंद्रयान 3 तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक एक अर्बन करके, नक्सल का एक जमाना करके। गया, घर में जाइए, बोरिया बिस्तर समझिए, घर में बैठिए। देखिए, आप हिंदुस्तान लोगों सबका जैसे है, सोचते ये बात थे तो बार नहीं बार चलने होती वाला। है। हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तान की माटी हमारे तमाम अलग अलग धर्मों के वीर सपूतों के रक्त से, खून पसीने से वो सींची है और वही बनी है। इसलिए हिंदुस्तान सबका है। यहाँ पे ये कोई जाएगा कोई नहीं। हाँ, एक दूसरे के सम्मान का, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन साजिद रशीदी जी, हमेशा जब भी कुछ बात होती है कहा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप ये आखिर किस तरह की मानसिकता उस समय की नजर आती है कि टारगेट करने को कहा गया एक मुस्लिम अधिकारी को, महबूब जवार जी को, जिस तरह से उनको ये कहा गया कि भाई आपको टारगेट करना है हिंदू जो तमाम नेता, चाहे बात की जाए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की या फिर मोहन भागवत की, क्या ये कहा जाए कि कंधे का इस्तेमाल करते हुए सीधे टारगेट और माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? है आपने अभी अपनी डिबेट में भी देखा, मेरा कॉलर साफ है, आपका कॉलर गंदा है, मैं अच्छा हूं, आप अच्छे नहीं हैं। ये जो सोच हो गई ना राजनीति में पैदा, और आदमी अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, दूसरे की पार्टी को गलत कहता है, ये जो एक सोच पैदा हो गई है, ये सोच कहीं ना कहीं गलत है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। देखिए, अभी आपने मैंने जिक्र किया था मुंबई लोकल ट्रेन धमाके का, उसमें 12 लोगों को बरी किया गया, उनमें 7 लोगों को मौत की सजा हो गई थी। बरी होने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अभी क्या, जब ये लोग बाइज्जत बरी हो गए मालेगांव वाले, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार इनके खिलाफ भी जाएगी इस फैसले के खिलाफ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जाएगी तो फिर सरकार इंसाफ कर रही है, अगर नहीं जाएगी तो तुष्टीकरण की राजनीति है। सीधा सीधा मतलब है कि मुसलमान है तो कोई बात नहीं, क्यों छूट गए, और हिंदू है तो छूटेंगे, कैसे नहीं छूटेंगे, हमारे अपने हैं। तो ये जो चीजें हैं, यही तो पैमाना होती है, यही पैमाना होती है किसी मानसिकता को, किसी जो सोच होती है, जो पार्टी की लाइन होती है, उसको समझने की यही चीजें होती हैं। मैं ये सवाल आपका ऋषभ जी और विजय जी दोनों की तरफ लेकर जा रही हूँ। सबसे पहले ऋषभ जी, आप ही जवाब दे दीजिए। जिस तरह से मुंबई ब्लास्ट मामले में अब आगे इस पूरे जो वर्डिक्ट है उसको चैलेंज किया जा रहा है, क्या इस मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी ऐसे ही किया जाएगा क्या? मैडम, एक बात तो मैं स्पष्ट करता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की भी राय यही होगी, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता और कतई नहीं हो सकता। और हमें नहीं लगता है कि हमें इसके आगे कुछ सोचने की भी जरूरत है। लेकिन जहां तक इन्होंने न्यायपालिका की बात कही है, जहां तक बम ब्लास्ट की बात कही है, वहां की सरकार को अगर कुछ द्विधा हुई, उन्होंने आगे अपील की, अगर इसमें कुछ द्विधा रहती तो अपील करेंगे। एक तरफ अभी आप कुछ देर पहले यही कह रहे थे ना, हम यही कहते आए ना कि भाई किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप फिर यही बात है कि फिर अगर आपको चैलेंज करेंगे क्या इस पूरे वर्डिक्ट को? मैडम बिल्कुल, क्योंकि घटना हुई, धमाका हुआ, किसी ने तो किया होगा। मैम
बिल्कुल चैलेंज जो है तथ्यों के आधार पे होता है। अगर सरकार को कुछ लगेगा तो आगे सरकार के कार्य प्रणाली है। मैं भाजपा प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बैठा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश में कोई निर्दोष को सजा नहीं होने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी रहती है, लेकिन जो दोषी होता है उसको हम छोड़ते भी नहीं है। तो लेकिन एक बात इसमें और जोड़ूंगा, हिंदू आतंकवाद नहीं था, नहीं है और ना होगा। इसके लिए हमारा स्टैंड क्लियर है। जिसको सीना पीटना है रोते रहिए, तुष्टीकरण के लिए रोते रहिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, जवाब मिला आपको क्या? ये अपनी पार्टी का डिफेंड है, ये उस लाइन से आगे जा ही नहीं सकते। ये इनकी देखिए ऋषभ भाई की ये मजबूरी है, ये अपनी पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते। सुनो, आप मत बोलो, मैं बोल लूं मेरे भाई। जब आप बोले थे मैं नहीं बोला। मैं सबसे बड़ी दुविधा ये है, देखिए आदमी की सच्चाई एक तरफ, आदमी की अपनी सोच एक तरफ और पार्टी की लाइन एक तरफ होती है। कोई भी प्रवक्ता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो अपनी लाइन के परे जा ही नहीं सकता, वो अपनी लाइन में बंधा होता है। यहाँ तो हमने जर्नलिस्टों को देखा है पक्ष में खड़ा होते हुए, तो फिर प्रवक्ता की तो अपनी मजबूरी है। अगर पार्टी लाइन के खिलाफ अपनी सोच बताएगा तो उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा, उसकी तो अपनी मजबूरी है बेचारे। अरे लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, बात ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं विजय कौशिक जी से जवाब ले लेती हूँ। विजय कौशिक जी, आपके पार्टी के नेता जिन्होंने भगवा आतंकवाद का एक तरह से परिभाषा कही थी उस दौरान, जो आतंकवादी को ओसामा जी कहते रहे हैं, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या, जब पूरा वर्डिक्ट आया, क्या उसे चुनौती दी जाएगी? क्या मौलाना साजिद रशीदी भी यही पूछ रहे हैं? यह काम, इस केस में चुनौती देने का काम सरकार का है। वर्तमान में केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए ये चाहेंगे तो आगे नहीं, चुनौती तो कोई भी दे सकता है। अगर लग रहा है, अगर संतुष्ट नहीं है इस चीज को लेकर, आपकी सरकार जो तत्कालीन सरकार थी, अब तो उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी उस समय की तत्कालीन सरकार जो 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 दबाव बना रही थी, ऐसा दावा कर रहे हैं अधिकारी, एजेंसीज दावा कर रही हैं। नैना जी, आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, आपको कानून के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। ये केस स्टेट वर्सेस प्रज्ञा ठाकुर केस था, तो इसमें जो भी कार्यवाही की सरकार की तरफ से हुई, यानी कि अगर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस राज में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, तो बीजेपी ने उसको 17 साल तक चलाए रखने में काम क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, अब ये सरकार के हाथ में है कि वो इस मामले में आगे अपील करे या ना करे, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भाजपा की सरकार उन अधिकारियों के बयान पर मुकदमा दर्ज करती है जिनका ये कहना था कि झूठा केस कांग्रेस नेताओं के आदेश पर दर्ज हुआ, तो निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होकर जांच होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको ईमानदारी से कहते हैं, ना हमने जांच एजेंसियों पर कोई दबाव बनाया लेकिन अच्छा, मुझे बस एक बात का आप जवाब दे दीजिए कि जो दिग्विजय सिंह हैं, पी चिदम्बरम हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं, या उस समय के तत्कालीन मंत्री रहे हो या फिर अलग अलग उच्च पदों पर रहे हो, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से भगवा आतंकवाद की बात कही थी, और जो आतंकी थे उन्हें वो जी लगाकर संबोधित करते थे। ओसामा जी तक की का जो बयान है, वो कई जगहों पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको शायद पुराने उसमें आर्काइव्स में मिल भी जाएगा। तो क्या अब इस पूरे वर्डिक्ट के बाद में वो माफी मांगेंगे, या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, भाई उनको लेकर तो आप सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता ऐसी है कि कई बार हम नाली के कीड़े को भी जी कहकर बोलते हैं। वाह, अगर हमारे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं विजय जी, क्या बात कर रहे हैं आप? नाली के कीड़े को आप जी करके कहते हैं, और जिसने जाने कितने बेकसूरों की हत्या कर दी, जान ले ली, साजिश रची, आप उस आतंकी को जी लगा के कहते हैं? आप समझिए ना, अगर हम किसी आतंकी को जी कहकर कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर जी, वो आपके इस बयान पे हाथ जोड़ रहे हैं। फांसी पर चढ़ाना महत्वपूर्ण है या जी कहना महत्वपूर्ण है, ये बताइए मुझे। डिबेट में आइए, कांग्रेस की और बच्ची कुछ बोलेंगे आप। अरे विजय भाई, कांग्रेस की बच्ची, मुझे दुख होगा कि विपक्ष खत्म हो गया देश से, मुझे दुख होगा। ऐसा वक्तव्य देना शर्म नहीं आ रही है? एक आतंकवादी के लिए हम जी कहेंगे, मतलब घर को गोली से मार दे, आपके भाजपा के शासन में
किस आतंकवादी को फांसी हुई है? मनोबल बढ़ाते हैं, एक मामला इन बता जैसे दीजिए नेता ही मुझे, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाते हैं। इन मुझे जैसे बता लोग ही घर दीजिए में ना। कितने जयचंद इन जैसे लोग ही हैं अरे जो भैया, बोलते हैं ना कांग्रेस घुसपैठिए कहा के क्या है, विजय अगर किसी कौशिक जैसे नेता ने लोग कोई निजी बयान घुसपैठियों को दिए घर में रेड कारपेट तो बिछा उनको के पूरी देते पार्टी हैं। जिम्मेदार अगर नहीं ये है। आतंकवादियों को जी कहेंगे तो विजय अरे कौशिक भाई जैसे साहब, लोग घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाने का काम करते हैं, अरे भाई आतंकवाद साहब, को हम जी बढ़ावा कहकर देने का मारते काम हैं। करते हैं। सुनिए, ये तो प्रेम निकल के ला रहा है ना। पी हम चिदम्बरम कहते हैं सामाजिक पाकिस्तान तत्वों से का इलाज आतंकवादी जी आया नहीं, कहकर करने तो ये से तो प्रेम पूरे हमारी कांग्रेस छोड़ो। का है। उसी ये तरह के बताओ, विजय कौशिक भाजपा शासन में कितने आतंकवादियों को फांसी हुई माफी है? मांगिए चैनल से, विजय कौशिक माफी मांगिए अरे चैनल से, माफी तो आप पूरे मांगिए। देश में माफी मांगिए। आप मुझे आतंकवादी को जी बताइए कहेंगे कितने आप, आतंकवादियों को फांसी हुई है भाजपा के राज में? आतंकवादी को जी कहेंगे आप, भाजपा के आतंकवादी को राज जी में कहेंगे आप। विजय कितने कौशिक आपके आतंकवादियों घर को में कोई फांसी हुई अगर है? खुदा न खास्ता कोई मर जाए, ईश्वर ना करे कोई मर अरे जाए भैया, हम आतंकवादी तो हमले ट्रंप में, को भी तो जी उसको कहकर जी बात कहेंगे। करते हैं, ट्रंप जी, जबकि आज भी मेरे देख लो आप ट्रंप ट्रंप हमारे के पे देश का कहाँ आ दुश्मन गए? है। अरे आपके आका मोदी बताइए जी ना जो ट्रंप को जी आतंकवादी कहकर को बात करते हैं। विजय कौशिक लेकिन थोड़ी विजय कौशिक बची जी, हो ना, विजय अगली कौशिक बार जी देश की जानते हैं जनता से आपको माफी इस मांग मंच लेना। से, इंडिया डेली के इस मंच से सिर्फ आपको सिर्फ एक तबका नहीं जिनकी आप भावनाओं को खुश करना और दूसरों की आहत करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वो तबका नहीं बल्कि आपको 128 कंट्रीज में देखा जा रहा है। जानते हैं आपकी ये बात सुनकर लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। शेखर जी, ठीक है, शेखर जी का मैं रुक कर साजिद रशीदी जी का एक रिएक्शन ले रही हूँ। शेखर जी आ रही हूँ, एक और सवाल है आपके लिए। जी साजिद जी। देखिए मैडम, ये बड़ी अजीब विडंबना है इस देश की। जिस देश का संविधान हमें आतंकवादी को लीगल एड देने की बात करता है, उस देश में हम उस आतंकवादी को जी भी नहीं कह सकते। साजिद रशीदी जी, बल्कि आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तान का संविधान सबके लिए बराबर है। उस बात को सब संविधान सबके लिए बराबर है। आप आतंकी को जी करने की बात कह रहे हैं, आप उसकी वकालत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बता दीजिए, जब मेरा संविधान उसे लीगल एड देने की बात कर रहा है तो जी देने में कौन सी बात हो गई भाई? क्या बात हो गई उसमें? आप मुझे बता दीजिए ना। आप पता है मुझे समझ में नहीं आता, आप धार्मिक भावनाओं से इतर रहकर आप लोगों की मानवीय भावनाओं को आप आहत करते हैं। देखिए एक चीज समझिए, जर्नलिज्म भी चौथा स्तंभ है इस देश की पूरी उसमें। इस देश के स्तंभ को आप झुकने मत दीजिए। आप ऐसी डिबेट पर बात मत कीजिए जो संविधान के साजिद रशीदी जी, संविधान नहीं कहता कि आतंकवादी को जी नहीं मैं कह सकते। संविधान का सम्मान करती हूँ, इंडिया डेली संविधान का सम्मान करता है और बार बार हम यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि ऐसे कोई भी शब्द जो धार्मिक भावनाओं को आहत करे बिल्कुल भी नहीं। कौन से क्लोज में लिखा है कि आतंकवादी को जी नहीं कह सकते? राशिद जी, आप राशिद जी, शेखर जी, एक लास्ट कमेंट क्योंकि डिबेट के अंतिम पड़ाव की तरफ है। शेखर जी, कौन से क्लोज में लिखा है बता दीजिए आप। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया था? बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? और ये लोग आज बता रहे कौन किसको जी कह रहा था। ये एक संवैधानिक पद पे बैठ के कि अब की बार ट्रंप सरकार, और वही ट्रंप सरकार आके 25% टैरिफ लगा रही है। वही ट्रंप सरकार पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती करा रही है कि ये युद्ध हमने रुकवाया। बेइज्जती का ये लोग बता रहे किसको क्या क्या कहना चाहिए था। बेइज्जती का दूसरी बात बताइए ऋषभ जी, क्या 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 सवाल है आपका? बेइज्जती तब हुई थी जब बिरयानी खाने कौन गया था? लेकिन सैनिक को देने के लिए बूट के पैसे नहीं थे। बेइज्जती तब हुई थी जब नेहरू जी लेटर लिख के माफी मांगे थे। बेइज्जती तब हुई थी 1952 में, नेहरू जी आपकी राजनीति कमेटी साइन हुआ था। बेइज्जती तब हुई थी जब कतई का मामला हुआ था। बेइज्जती तब हुई थी जब शास्त्री जी का देहांत हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेइज्जती तब हुई जब इस देश में दो प्रधान की चोरी को कांग्रेस से करते आई। ये जो बात चल रही थी ये भगवा आतंकवाद वाली, और ये पूछ रहे थे आपके आका, हमारे आका शहीद भगत सिंह है जिनकी नौजवान सभा और सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह कभी आतंकवादी को जी नहीं कहते थे। शहीद भगत सिंह कभी आतंकवादियों को जी नहीं कहते थे। शहीद भगत सिंह आतंकवादियों को जी नहीं कहते थे। अर्बन नक्सल चुप हो जाओ, अर्बन नक्सल चुप हो जाओ प्लीज। अर्बन नक्सलिज्म चोरी नहीं चलेगी। अर्बन नक्सल चुप हो जाइए। अर्बन नक्सल चुप हो जाइए। इसको बैन किया था। आतंकवादी को जी कहने वाले बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे आप? क्या संस्कार देंगे आप? आतंकवादी को जी कहने वाले अपने घर में क्या संस्कार देंगे? यही बोलेंगे ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है।
बड़ी विडंबना इतिहास है कि पढ़िए आप आज के अपना। वक्त में भी जब हम 21वीं सदी में आगे बढ़ने की बात कहते हैं तो हम आतंकवाद जिसका दंश हिंदुस्तान से बेहतर आखिर कोई क्या बता सकता है, उस दर्द को कैसे कोई बता सकता है। आखिर उन आतंकी गतिविधियों में शामिल उन लोगों की हत्या करने वाले, उनकी जान लेने वालों को जब सम्मान देने की बात हो और उसका पक्ष लेने वालों की भी कमी नहीं है, तो कहा जाए कि वाकई में ये आज देश की विडंबना ही है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन बार बार पूछता है इंडिया यही कि क्या उस समय जो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी और मालेगांव ब्लास्ट के माध्यम से वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और एक्सपोज भी हो चुका है।